सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्ड टू रीच। एंड आई नो ऑथर ने बहुत लंबा समय ले लिया इसको अपडेट करने में, तो सो आई एम रियली सॉरी ऑथर की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हार्ड टू रीच को आप लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा लेजी हो गई थी इसे अपडेट करने के लिए। बट जब आप लोगों के कमेंट्स मैंने इतने सारे देखे जो लगातार बोल रहे थे कि हार्ड टू रीच अपडेट कीजिए, हार्ड टू रीच अपडेट कीजिए, तो फाइनली हियर आई एम विथ हार्ड टू रीच का नेक्स्ट पार्ट। चल तो बातें ज़्यादा हो गई, बात की बातें बाद में करेंगे। और मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि सच में आप लोग हार्ड टू रीच को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू अपलोड करूं या फिर एक दिन के गैप के साथ चलेगा। जो कुछ भी हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपका वेट करूँगी कमेंट सेक्शन में, और जो रही सही बातें हैं वो हम एंड में कर लेंगे वीडियो के, ओके। एंड मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इनकन्वीनियंस तो हुई है, और बाद ब्रेक आ जाता है तो माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बीच में क्या इमोशंस फील किया और हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए क्विक रिमाइंडर करा देती हूँ, ताकि आप लोग हार्ड टू रीच से कनेक्ट कर पाएँ, आगे आने वाले एपिसोड्स के साथ कनेक्ट कर पाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू 9 एपिसोड को। एक छोटी सी क्विक समरी। कहानी शुरू होती है एक वन नाइट स्टैंड के साथ। दो अजनबी जो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हैं, नहीं जानते कौन क्या है, लेकिन दोनों का सफ़र एक बिस्तर पर आकर थम चुका था, एक कमरे में आकर थम चुका था। और उस कमरे में दोनों ने ही एक ऐसे एहसास और जज्बात को महसूस किया था जिसे वो शायद ढूंढ रहे थे या पाना चाहते थे। खैर, रात का वो खुमार था जो गुजर गया और सुबह होते होते अपने पीछे बहुत सारे रंगों को छोड़ गया। ऐसे रंग जो उन दोनों के जिस्म पर एक दूसरे के थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए थे और शायद एक दूसरे से अजनबी ही बने रहते अगर किस्मत उन दोनों के साथ एक बार फिर से खेलना खेलती। शायद डेस्टिनी में लिखा था उन दोनों का मिलना, और स्ट्रेंजर से शायद एक दूसरे को जानने का सफर तय करना। एक मुलाकात होती है एक बिजनेस मीटिंग में, जहाँ दो उभरते हुए सितारे एक बार फिर से टकराते हैं। एक सितारा था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, था दूसरा सितारा था बिजनेस वर्ल्ड का, लेकिन दोनों की राह आकर एक मुकाम पर टकरा चुकी थी। वो सिलर पेयर ऑफ आइज वापस से एक बार फिर उस डार्क ब्राउन आइज के साथ टकराई थी, और जैसे ही वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं जैसे वहीं थम कर रह जाते हैं। असर सिर्फ जिस्म का था या रूह ने रूह को छुआ था, इस बात का एहसास शायद दोनों में से ही किसी को नहीं हुआ था। एक परिंदा आसमान का था तो एक जमीन पर हुकूमत करता था। दोनों की ही दुनिया अलग थी, पर शायद किस्मत में राहों का जुड़ना लिखा था। इसीलिए दोनों हकीकत आज एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, और ना ही सिर्फ खड़ी हुई थी, जवाब चाहती थी, जवाब होठों से जो आंखें पूछ रही थी। पर इससे पहले कि दोनों में से कोई भी कुछ कह पाता, एक और हकीकत दबे पांव आकर एक शख्स का हाथ थाम लेती है। उस शख्स का हाथ जिसे जान थामना चाहता था, पूछना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिरकार उस सुबह इस बेरुखी का कारण क्या था, बिना बताए जाने का कारण क्या था। पर सारे सवाल जैसे जान के मुंह में ही थम कर रह गए जब एक तमाचे की तरह वेंचिंग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि वो मिस्टर वांग की फियांसे हैं और सून टू बी वाइफ है। और जैसे ही ये चीज़ जहान के सामने आई थी, उस वक्त उसे एहसास हुआ था जैसे ही कुछ पल के लिए वक्त थम कर रह गया हो। एक कड़वेपन का एहसास जैसे उसकी जुबान पर घुल गया था। उसकी आंखें इस एहसास को साफ साफ दिखा रही थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, पर सिर्फ मुंह से यही चीज़ बाहर आई कि क्यों किया आखिरकार लान वांग जी ने ऐसा। इस बात का जवाब शायद वांग जी देना चाहता था, पर उस वक्त जहाँ दोनों खड़े थे वो देना मुनासिब नहीं था। इसीलिए एक प्रपोजल रखा जाता है, एक प्रपोजल, वापस एक मुलाकात का। जान जाना तो नहीं चाहता था, पर शायद वक्त ने उसके कदम खुद ब खुद वांग जी की तरफ एक बार फिर से मोड़ दिए, और फिर एक बार मुलाकात होती है उसी जगह उसी वक्त जिस वक्त दोनों ने एक दूसरे को छुआ था। आज भी वो छुअन दोनों एक दूसरे के जिस्म पर महसूस कर रहे थे जब एक दूसरे के करीब उस टेबल पर बैठे हुए थे। पर दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ था और जबान पर हलक बहुत कुछ। जान ने पूछा था वांग जी से आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, पर वांग जी ने उसका पर्सनल रीज़न है ये कहकर बात को रफा दफा कर दिया। वांग जी इन सब को ख़त्म करना चाहता था, सब चीज़ को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसकी एक ज़िंदगी थी, या यूँ कहो दोहरी ज़िंदगी थी। दोहरी ज़िंदगी जिसमें वो दो किरदार अदा करता था। एक किरदार जो दुनिया के सामने था, सबकी आंखों के सामने, एक परफेक्ट मैन का किरदार, और एक वो किरदार जो दुनिया में सबसे अलग था, एक पर्दे के पीछे का किरदार जिसे वो किसी के सामने लाना नहीं चाहता था। जिस किरदार की मुलाकात उस दिन जान से हुई थी, और जान उसी किरदार से मिलना चाहता था, उसे फिर से छूना चाहता था। और ये चीज़ साफ साफ उसकी पूरी बॉडी के अंदर, उसकी आंखों के अंदर, उसके लफ्ज़ों पर साफ देखी जा सकती थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। ये चीज़ उनके लफ्ज़ कहीं ना कहीं पर उनका जिस्म बखूबी कह रहा था, पर जिस्म की सुनना कौन चाहता था। उस वक्त तो
वो दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए थे। एक को जिद थी सब कुछ खत्म करने की, तो एक को जिद थी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। जान ने बातों को गोल घुमाते हुए वांग जी के सामने एक प्रस्ताव रख दिया था, और वो प्रस्ताव था कि वांग जी इसके साथ वक्त गुजारे तो जान अपना मुंह बंद रखेगा, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जान को इस वक्त वांग जी की ज़रूरत थी। क्योंकि जब भी वो वांग जी के साथ होता था वो एक ऐसे अजीब से एहसास को महसूस करता था, जिन एहसासों की उसे ज़रूरत थी अपनी अपनी राइटिंग स्किल्स को बाहर लेके आने के लिए, अपने जज्बातों को कागज़ पर उतारने के लिए। वांग जी को वो अपनी कलम बनाना चाहता था, और वांग जी के पास भी मजबूरी थी कि जान उसकी इस हकीकत को सामने ना ले आए। इसीलिए वांग जी भी इस बात के लिए हामी भर चुका था। अब दोनों ने एक नया सफ़र तय कर लिया था कुछ शर्तों के साथ, और ये शर्त थी कि इस बार दोनों एक दूसरे से रूहानियत से जुड़ेंगे, ना कि जिस्मानी रूप से। पर क्या ऐसा मुमकिन था? जब दो जिस्म एक दूसरे को पाने के लिए इतने ज़्यादा तड़प रहे हों कि उनकी तड़प उनकी आंखों में दिखाई दे रही हो, तो सिर्फ रूहानियत तक ही रिश्ता रह सकता है, सिर्फ दोस्ती तक ही रिश्ता रह सकता है। शायद रह सकता था तब तक जब तक कि दोनों अपनी बात पर कायम रहते, और कहीं ना कहीं वो लोग कायम रह भी रहे थे। 1 महीना गुजर जाता है। लास्ट जब उन्होंने इंटीमेसी शेयर की थी उस वन नाइट स्टैंड के बाद, तो शायद ही प्रॉमिस कर लिया था कि इसके बाद एक दूसरे को नहीं छुएंगे, और कहीं ना कहीं वो इस प्रॉमिस को निभा भी रहे थे। पर कब तक? जब तक कि एक बार फिर से 3 हकीकत एक दूसरे के सामने इस तरीके से ना खड़ी हो गई। आज फिर कुछ वैसा ही दृश्य जान की जिंदगी में वापस जैसे कहीं रिप्ले हो गया हो। आज वो अपनी एक कंपनी की तरफ से एक ब्रांड का शूट करने आया था, एक लग्जूरियस परफ्यूम के लिए, जो कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन था। इसीलिए कंपनी ने मॉडल की प्राइवेसी का और प्रोडक्ट की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, और मॉर्निंग शाइन कंपनी में वो शूट होने वाला था। जान शूट के लिए पूरी तरीके से तैयार था, अटायर, मेकअप, आउटफिट सब कुछ रेडी था, और सामने एक हकीकत खड़ी थी जिसने जान के कदमों को जैसे पूरी तरीके से रोक दिया हो। जो जज्बात, एहसास उसके चेहरे पर कुछ देर पहले नजर आ रहे थे, वो सब कुछ काफुर हो गए हो जब 2 जन उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो चुके थे। उस पल के लिए जैसे वक्त थम गया हो, न ही सिर्फ वक्त बल्कि धड़कनें भी थम गई थी। कुछ पल के लिए जान को ऐसा लगा कि एक बार फिर से एक अधूरा सा किस्सा जैसे दोहराया जा रहा हो। पार्टी का वो सीन जान को वापस याद आ गया जब वेंचिंग और लान वांग जी उसके सामने यूं ही खड़े हुए थे, और आज भी वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही खड़े हुए हैं। वांग जी के हाथों में आज फिर से वेंचिंग का हाथ है, वो हाथ जो जान को बताता है कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। वो रिश्ता जिसे जान मानना नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी ये चीज़ उसके सामने आती है एक कड़वा सा एहसास उसे अपने मुंह में होता है, और दिल में न जाने क्यों एक दर्द उठता है। वो दर्द जो उसके आंखों तक पहुंचता है, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। एक कंपनी की सीईओ से उसे मिलना था, पर उसे क्या पता था कि वो सीईओ और कोई नहीं बल्कि वेंचिंग निकलेगी, और वो जान के सामने यूं इस तरीके से खड़ी होगी। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया था, धड़कने, वक्त और जज्बात सब कुछ थम कर वहीं खड़े हुए थे। जान और वांग जी दोनों एक दूसरे को बिल्कुल हैरानी के साथ देख रहे थे, और उनकी हैरानी उनके लफ्ज से होते हुए उनकी आंखों तक पहुंच रही थी। कोई कुछ भी नहीं कहना चाहता था। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा था, सन्नाटा, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ इस तरीके से इस ऑकवर्ड सिचुएशन में एक दूसरे से टकराएंगे। खैर, वो उनकी पर्सनल लाइफ थी और ये प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही हैंडल करना चाहिए। और कुछ पल के लिए जान और लान वांग जी ये भूल चुके थे, पर कोई नहीं भूला था, तो वो थी वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर शाओ, ये आप ही है ना? ये कहते हुए वेंचिंग ने बहुत ही शॉकिंगली और सरप्राइजिंगली जान को आवाज लगाई, और जैसे ही वेंचिंग की आवाज जान के कानों में पड़ी, वो एक रियलिटी से जैसे बाहर आ गया हो। अब जान की वो सिल्वर पेयर ऑफ आईज एक लान वांग जी से वेंचिंग की तरफ घूम गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी शॉक बना हुआ था, लेकिन उस शॉक से उभरते हुए जान ने कहा, हेलो मिस वेन, एंड या ये एक सरप्राइज है हम दोनों के लिए। ये कहते हुए जान ने दोबारा से वांग जी की तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा, यस ये सरप्राइज है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप हमारे मॉडल होंगे। मैं तो आपको कोई बिजनेस पर्सन समझ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है ना, हम लोग उस बिजनेस मीटिंग के लिए मिले थे। उस बिजनेस मीटिंग में आपने जिस तरीके से हमें कॉम्पीट किया था, मैं तो आपको पक्का कोई बिजनेसमैन समझ रही थी, पर आप तो एक मॉडल निकले। कमाल हो गया। वैसे मैं सच कहना तो नहीं चाहती, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आप बिजनेस पर्सन बनने के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हॉट एंड हैंडसम थे। लेकिन आज मैंने आपको जब मॉडल के अटायर में देखा है, तो मैं पक्का फाइनल हो चुकी हूँ कि ये प्रोफेशन आपको ज़्यादा सूट करता है। मिस्टर जान, आप सच में बहुत अमेजिंग मॉडल बनेंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। आपका अटायर आप पर बहुत सूट कर रहा है। मेरी मैनेजिंग टीम ने मुझे बताया था कि उन्होंने एक हॉट एंड सेक्सी मॉडल को सिलेक्ट किया है मेरे इस लग्जूरियस ब्रांड के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि वो मॉडल आप होंगे।
जान ने एकाएक अपनी नजरों को झुका लिया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जब मैं बिजनेस फील्ड में होता हूँ तो मैं एक बिजनेस पर्सन की तरह बिहेव करता हूँ, और जब मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता हूँ तो बस यही का होकर रह जाता हूँ। दो पर्सनैलिटीज को कैरी करना मेरी लाइफ का पार्ट है। ये कहते हुए जान ने बहुत ही डार्कली वांगजी की तरफ देखा। जैसे ही वांगजी ने ये चीज सुनी, एक उसकी मुट्ठियां बिछ गईं, उसके लफ्ज खामोश हो गए। वेंचिंग ने जान के शब्दों का मतलब तो नहीं समझा, पर उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वेंचिंग ने कहा, हो सकता है, बहुत से लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, और खासकर जब हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हैं तो दोहरी जिंदगी जीनी ही पड़ती है, एक कैमरे के इस तरफ और एक कैमरे के उस तरफ। खैर, आई एम रियली सॉरी मिस्टर शाओ, उस दिन के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से हम लोग कम्पीट कर रहे थे, बट क्या करूं, मेरा फियांसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मुझको लेकर। उसे वो रिंग मेरे लिए चाहिए थी, इसीलिए वो आपसे कम्पीट कर रहा था। आपको पता है, वो हमारी इंगेजमेंट रिंग होने वाली है ना स्वीटहार्ट? ये कहते हुए वेंचिंग ने बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही सरप्राइजिंगली लानजान का हाथ पकड़ लिया था। और जैसे ही लानजान को एहसास हुआ वेंचिंग के इन शब्दों का और उसकी चुमन का, एकाएक उसका पूरा शरीर जैसे स्टिफ हो गया हो, और स्टिफ हुआ था एक और पर्सन का शरीर, और वो था जान। जान की मुट्ठियां भी पिच गईं। वो देख सकता था वेंचिंग और वांगजी की वो नज़दीकियों को, वो नज़दीकी जो उसे अजीब सा एहसास करा रही थी। उसके मन में पता नहीं क्यों एक अजीब सी जेलसी जैसे जन्म ले रही थी। उसका गुस्सा बढ़ रहा था, और वो गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये उसकी आंखें बता रही थी, और इन आंखों को वांगजी ने भी पढ़ लिया था। वांगजी ने कहा, वेंचिंग, तुम्हें शायद शूट पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद तुझे वापस कंपनी लौटना है। ये कहते हुए वांगजी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर शायद वेंचिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने और ज्यादा कसकर वांगजी का हाथ पकड़ लिया और अपने आप को और ज्यादा वांगजी के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओ स्वीटहार्ट, तुम्हें एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगा था अब तक तुम्हें आदत हो गई होगी। तुम भी ना हमेशा जब भी लोगों के सामने मुझे अपने इतना करीब पाते हो तुम एम्बैरेस हो जाते हो। तुम्हें अजीब महसूस करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शाओ हमारी ही फील्ड के लोग हैं, वो जानते हैं, और वैसे भी हम लोग फियांसे हैं, है ना, एंड सोन टू भी मैरिड कपल है, तो हम लोग इस तरीके से खड़े हो ही सकते हैं। ये इंटीमेसी तुम्हें इनकन्वीनियंस नहीं लगनी चाहिए, है ना मिस्टर शाओ? बिल्कुल हम लोग कपल जैसे लग रहे हैं ना, राइट कपल? ये कहते हुए वेंचिंग ने बहुत ही अजीब लुक के साथ जान की आंखों में देखा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वेंचिंग के शब्दों का आखिरकार मतलब क्या है। अगर जान, लान वांगजी और वेंचिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए ये सीन बहुत ज्यादा नॉर्मल था, पर वांगजी के लिए ये चीज नॉर्मल नहीं थी। वेंचिंग कभी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती, पर पता नहीं क्यों आज वेंचिंग जरूरत से ज्यादा उस करीबी को दिखाना चाह रही है जो करीबी उन दोनों के बीच में नहीं है, और इस चीज का असर जान पर हो रहा है। जान अपने अंदर उस गुस्से को हर बीतते सेकंड के साथ और बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था, और जैसे किसी रूह को पढ़ा जाता हो वांगजी, वैसे जान के शायद जैसे हर जज्बात को पढ़ पा रहा था। पर कहना शायद बहुत मुश्किल था। लफ्ज तो खामोश पहले ही हो चुके थे, आंखें आंखों में जैसे बातें चल रही हूँ। माहौल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था, और इस ऑकवर्डनेस को सब महसूस कर सकते थे। तभी जान के उस असिस्टेंट ने जान को खींचते हुए कहा, सर आप कुछ कहना चाहिए, मिस मैन आपकी तरफ देख रही है। ये कहते हुए वो असिस्टेंट पीछे हो गया। जान ने वेंचिंग की आंखों में देखते हुए कहा, डेफिनेटली मिस मैन, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आखिरकार इंटीमेसी स्वाद ही ऐसा है, जो एक बार चख लेता है ना तो बस महसूस करता रहता है, और जब वो शख्स उसके बगल में इतना पास खड़ा हो तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ चेहरे पर दिखाई देने लगता है, जैसे कि अभी मिस्टर वांग के चेहरे पर नजर आ रहा है। देखिए ना, देखिए आपके इतना करीब आने से वो कितना ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। देखिए तब इंसान अपनी उन डार्क आइज के साथ लान वांगजी की आंखों में देखने लगा। वांगजी का पूरा जिस्म जैसे कांप गया था। जान के वो शब्द जैसे एकाएक उस पर सीधा प्रहार कर रहे थे, पर जान तो अपनी ही जगह पर बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ था, स्टक। उसकी आइज नैरो थी, उसके जबड़े भिजे हुए थे, और शब्द तीखे थे, पर होठों पर एक बहुत ही ज़्यादा कातिलाना मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट कहीं ना कहीं वांगजी के पूरे जिस्म को हिलाने की ताकत रखती थी। वेंचिंग ने एक बार वांगजी के चेहरे को देखा और फिर जान की तरफ देखा, फिर उसने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आई थिंक हमें शूट शुरू कर देना चाहिए, दूसरा मॉडल भी आ चुका है। जैसे ही ये बात कही गई, एक जान ने भी उस दिशा में अपनी आंखों को घुमा लिया, जहाँ से एक बहुत ही बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस मॉडल उन लोगों की तरफ आगे आ रहा था। वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि इस वक्त उस ग्रीन रूम में जितने भी लोग खड़े थे सभी की निगाहें उस पर आकर टिक गई थी। कुछ पल के लिए जैसे सब लोग सांसें लेना ही भूल गए। हॉटनेस, चार्म और ग्लैमर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन उस शख्स के रूप में जो शख्स इस वक्त उस ग्रीन रूम में खड़ा हुआ था।
सबकी निगाहें उस पर थी, पर उसकी निगाहें तो सिर्फ एक शख्स के ऊपर, जो उस भीड़ में खड़ा हुआ था। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ फाइनली वो जान एंड ग्रुप के सामने आकर खड़ा हो चुका था। और उस पल जान को एहसास हुआ जैसे कि वो तो सांसें लेना भूल ही गया है। एक इतिहास का दबा हुआ पन्ना उसके सामने इस तरीके से आकर खड़ा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर लिटरली कांप गया था। उसके होठों से एक भी चीज़ बाहर नहीं आ रही थी और आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होकर सामने वाले इंसान के ऊपर जैसे टिक गई थी। कुछ पल के लिए वहाँ एक और अजीब सी शांति पसर गई। वांग जी इस अजीब से माहौल को देख सकता था, वो जहान की आंखों को भी देख सकता था, और इतने अजीब से एहसास और जज्बात को उस सिल्वर आइज के अंदर पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों पर वांग जी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और वो बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही थी जब जहान की नज़रें उसको छोड़कर हमें शख्स के ऊपर टिक गई हैं जो अभी अभी उन सब के बीच में आया है। तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए कैमरामैन ने कहा, माय गॉड तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था जैक्सन। ये कहते हुए कैमरामैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैक्सन ने एक पल जहान की निगाहों को देखा, फिर उस कैमरामैन की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे अपना गुड लक समझ सकते हो, वरना किसी की मौजूदगी ने मुझे यहाँ पर बुला लिया और उस इंसान के लिए ही तुम्हें यहाँ क्या दुनिया के किसी भी कोने में आ सकता हूँ। ये कहते हुए जैक्सन ने जहान की तरफ देखा और जहान बहुत अजीब सा महसूस करता हुआ एक कदम पीछे हो गया। जहान के असिस्टेंट ने उसे संभालते हुए कहा, क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक तो है? जहान ने एक पल अपने असिस्टेंट को देखा और एक पल जैक्सन की तरफ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या आज उसका सबसे बुरा दिन है जो उसके सामने दो शख्स ऐसे खड़े हुए हैं जो दोनों उसकी पूरी कायनात को इस वक्त तहस नहस करने की हिम्मत रख रहे हैं। वंचिक ने कहा, कमाल कर दिया यार, आज तो दोनों ही मॉडल बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है। मुझे मेरे लग्जूरियस परफ्यूम के लिए शायद अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? ये कहते हुए वंचिक ने जैक्सन की तरफ देखा। जैक्सन ने कहा, यस माय लेडी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपका थीम है हम उस थीम को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और मैं अपने पार्टनर से यही उम्मीद करता हूँ, है ना जान? ये कहते हुए जैक्सन ने बहुत ही रेस्पी वॉइस के साथ जान का नाम पुकारा, इतनी रेस्पी वॉइस के साथ कि एक जान का पूरा जिस्म जैसे कांप गया हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, उसके शरीर पर रोंगटे जैसे खड़े हो गए थे। ये नाम, इस तरीके से इसे पुकारा जाना जैसे जान के कानों में गूंज गया। हर बार जैक्सन जब भी उसे इस तरीके से बुलाता था जान के अंदर न जाने कितने सारे इमोशन अंगड़ाइयाँ लेते थे। जान जैक्सन को देख रहा था और जैक्सन जान को। कैमरामैन ने कहा, चलिए बातें बहुत हो गई, शूट काफ़ी लंबा चलेगा, आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए। तो क्या हम चले मिस्टर जान? ये कहते हुए कैमरामैन ने जान की तरफ देखा। अपना नाम पुकारे जाने पर जान ने तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ चलते हैं। एक मिनट का वक्त दीजिए मुझे, मैं अभी 1 मिनट में आप लोगों के साथ ज्वाइन होता हूँ। ये कहते हुए जान अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा कर ग्रीन रूम की तरफ जा चुका था। उसके असिस्टेंट ने इस ऑकवर्ड से माहौल को देखा, फिर सॉरी करता हुआ वो भी जान की तरफ चला गया। फाइनली जान असिस्टेंट के साथ उस ग्रीन रूम में था। जान ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया कि मेरा कोवर्कर कौन है? हाँ, क्या तुमने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा? जान का असिस्टेंट समझ नहीं पा रहा था कि जान इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। इससे पहले तो उसे कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। वो खुद ही ये कहता था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन काम कर रहा है, उसका पार्टनर कौन है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने सारे रूल्स को फॉलो करता है और हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए उसे सिर्फ अपने इमोशंस पर काम करना है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ कौन है कौन नहीं। और आज जान ये सवाल पूछ रहा है। जान के असिस्टेंट ने कहा, सर आपने तो कहा है कि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन काम कर रहा है, आपको अपने आप से मतलब है। एक जान के हाथ जो थे वो मुट्ठियों में बंद हो गए। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसका कैसा खेल खेल रही है। अगर उसे पहले ही पता होता कि जैक्सन के साथ उसका शूट है तो वो इस शूट के लिए वो बहुत पहले ही मना कर चुका होता। बट अफसोस, अब कुछ नहीं हो सकता, अब फैसला बदला नहीं जा सकता और इस चीज़ का अफसोस जान को है। जान ने कहा, तुम बाहर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। जान के असिस्टेंट ने कहा, सर आप ठीक तो हैं? जान ने कहा, बाहर जाओ। ये कहते हुए जान फर्स्ट टाइम अपने असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाया था और एक जान की ऐसी डांट सुनकर उसका असिस्टेंट भी कांप गया। उसने कहा, ओके सर ओके। ये कहते हुए वो असिस्टेंट बाहर जा चुका था और जान वहीं अपने हाथों को उस डेस्क पर रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था, या यूँ कहो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। अतीत के बहुत सारे एहसास उसके मन में जगह ले चुके थे। उसकी आंखों को बंद करने पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा चेहरा नजर आ रहा था और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि जैक्सन का था। उन दोनों के साथ बिताए हुए पलों का था जिन्हें जान याद नहीं करना चाहता था।
लगभग 10 मिनट लगे जहान को खुद को काम डाउन करने के लिए, या यूँ कहो एटलीस्ट प्रेजेंट करने के लिए या प्रिटेंड करने के लिए। फाइनली 10 मिनट के बाद जहान वापस उस कमरे से उस जगह आ चुका था जहाँ शूटिंग शुरू होने वाली थी, और जहान के लिए पहले ही सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग अपनी जगह ले चुके थे। वैनजिंग, लानजान दोनों वहीं क्रू के साथ बैठे हुए थे। कैमरामैन अपनी पोजीशन ले चुका था और जैक्सन एक कोने में खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जहान के हर एक कदम के आगे बढ़ते के साथ जैक्सन के कदम भी अपनी दिशा से बढ़ रहे थे, और कुछ पल के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जहान की वो सिल्वर पेयर ऑफ आइज फाइनली हर इतने सालों के बाद उन खूबसूरत ब्लैक आइज के साथ टकराई थी, उन आंखों के साथ जिसमें जहान शायद सबसे पहली बार डूबा था। जैक्सन ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें इतने सालों के बाद देखा है, तुम आज भी नहीं बदले जहान। जैक्सन की आवाज़ में एक बहुत ही वार्मनेस थी जो जहान फील कर सकता था। जहान की आंखों में सिर्फ कठोरता थी, सिर्फ कठोरता। जहान ने कहा, वक्त सब कुछ बदल देता है, और इस बदलाव को देखने के लिए इंसान को करीब होना ज़रूरी है। दूर से तो हर इंसान एक जैसा ही लगता है, यही तुम्हारे शब्द होते हैं ना जैक्सन। ये कहते हुए जहान जैक्सन की आंखों में देखने लगा। जैक्सन ने कहा, ऐसा नहीं है जहान, ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। शायद वो वक्त ठीक नहीं था। जहान ने कहा, बकवास बंद करो, हम यहाँ प्रोफेशनली वर्क करने के लिए आए हैं, और तुम्हें भी प्रोफेशनल वर्क करना चाहिए। पुरानी बातों को ना ही करने का मेरे पास वक्त है और ना ही मेरा कोई इरादा है, और बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहो। ये कहते हुए जहान ने बहुत ही डार्कली जैक्सन की आंखों में देखा। जैक्सन ने कहा, जहान ने कहा, मुझे मिस्टर शाओ कहकर बुलाओ, समझ आया तुम्हें? तभी कैमरामैन की आवाज़ आती है, प्लीज़ अपनी अपनी जगह ले लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लग्जूरियस परफ्यूम के लिए शूट है और जिसका थीम है होल्ड माई ब्रेथ। थोड़ा इंटीमेसी का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत मायने रखेगी। आप लोगों को सारे इमोशंस को बाहर लेकर आना है, उन सारे इमोशंस को जो कपल फील करता है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आप दोनों ही प्रोफेशनल हैं, और उससे भी बड़ी बात, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैं चाहता हूँ इस फोटोशूट में आप अपनी सीरियसनेस को दिखाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। क्या सब कुछ रेडी है? ये कहते हुए कैमरामैन की लास्ट आवाज़ आती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि जज्बात थे और एहसास थे अंदर से उठती हुई आवाज़ के। वो आवाज़ जो जहान से पूछ रही थी, क्या जहान ये सब कुछ करने के लिए रेडी है? वो आवाज़ जो लान वांगजी के अंदर से पूछ रही थी, क्या जहान ये सब करने के लिए तैयार है? दो निगाहें जैसे बेचैन सी होकर उस भीड़ में एक दूसरे से टकरा गई, और वो निगाहें थी वांगजी की और जहान की। जहान ने जैसे ही भीड़ में वैनजिंग के साथ वांगजी को इस तरीके से बैठा हुआ देखा तो उसकी पूरी बॉडी और ज़्यादा सख्त हो गई। उसने अपनी निगाहों को वापस कैमरामैन की तरफ किया और अपनी प्रोफेशनल आवाज़ में कहा, मैं रेडी हूँ। ये कहते हुए जहान ने जो ओवरकोट पहना हुआ था उसे उतार दिया, और फाइनली जहान की वो ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्किन उस कैमरा की लाइट के अंदर ट्रेमेंडसली शाइन कर रही थी। उसने एक सी थ्रू टैंक टॉप पहना हुआ था, जिसको उसने बहुत ही ज़्यादा लूज वाइट शैटन शर्ट के साथ पेयर अप किया था। उसके बाल जो लंबे थे लेकिन ब्रेड बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसके हेड के ऊपर टाई किए हुए थे। फ्रिंजेस उसके चेहरे के अराउंड झूल रही थी। उसकी आइज़ नैरो थी, पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मेकअप से उन्हें एनहेंस कर दिया गया था। उसके फीचर्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, पर आज ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। जहान ने उन फीचर्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर लिया था, और उसको इस तरीके से देखकर न जाने कितने सारे लोगों की सांसें वहीं थम कर रह गईं, और जैक्सन उनमें से अलग नहीं था। उसकी आंखों के अंदर वो डार्कनेस बढ़ गई थी। जहान को अपने सामने इस तरीके से देखकर उसने भी अपने ऊपर से उस लॉन्ग कोट को उतार दिया। उसने भी कुछ ऐसा ही पहना हुआ था, बट उसका जो कलर था वो चेंज था। उसने रेड कलर्स के साथ खुद को पेयर किया था। उसने रेड कलर का एक सी थ्रू टॉप पहना हुआ था, उसके ऊपर रेड कलर की शैटन शर्ट को पहना हुआ था। अगर जहान बिल्कुल किसी वाइट स्नो रोज की तरह लग रहा था, तो जैक्सन बिल्कुल फायर लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी सच में बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह थी। उसकी फिजिक अमेजिंग थी, इतनी अमेजिंग और इतनी हॉट कि वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक इंसान इस वक्त उसकी हॉटनेस को फील कर सकता था। और उन दोनों को इस तरीके से देखकर मजाल है जो एक भी शख्स अपनी नज़रों को झपका तक पाता। सब लोग जैसे उनकी ब्यूटी में जैसे खो ही गए थे। तभी कैमरामैन की आवाज़ आती है, हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं।
जैक्सन पोजीशन लो, मिस्टर जहान स्टार्ट। ये कहते हुए कैमरामैन ने इंस्ट्रक्ट किया। जैक्सन ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। कैमरामैन ने कहा जहान को अपनी तरफ खींचो। ये कहते हुए कैमरामैन ने जैक्सन को इशारा किया। जैक्सन ने जहान की तरफ देखा, उसकी वेस्ट में हाथ डाला और उसे एक झटके के साथ अपनी तरफ खींच लिया और उस झटके ने जहान की सांसों को जैसे पूरी तरीके से रोक दिया हो। उसके हाथ खुद ब खुद जैक्सन की उस फर्म चेस्ट के ऊपर जाकर प्लेस हो चुके थे। उसकी आंखें जैक्सन की उस ब्लैक आइज के साथ मिल गई थी। उसकी धड़कनें रुकी हुई थी और जैक्सन की कितनी ज़्यादा बड़ी हुई हैं इसका एहसास जहान अपने हाथों को नीचे से कर सकता था। जैक्सन की धड़कन को सुनते के साथ ही जहान ने जैक्सन की निगाहों की तरफ और ज़्यादा बारीकी के साथ देखा। वो लोग इतने ज़्यादा इंटेंस लग रहे थे, उनकी इंटेंसिटी सब फील कर पा रहे थे। कैमरामैन ने न जाने कितने सारे शॉट ले लिए थे और हर शॉट के साथ वो यही कह रहा था, परफेक्ट, व्हाट अ केमिस्ट्री, सिजलिंग, अमेजिंग। यस बिल्कुल ऐसे ही। यस, एक्सप्रेशंस को बनाए रखिए, बिल्कुल रियल फील होना चाहिए, रियल। हाँ, इमोशंस को बाहर लेकर आओ। वो कैमरामैन तो लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, पर उसके इंस्ट्रक्शंस सुन कौन रहा था, क्योंकि जहान और जैक्सन तो इस वक्त जैसे एक दूसरे में ही खो गए थे। इतना खो गए थे कि वो वक्त के कितना पीछे चले गए हैं इस बात का अंदाज़ा शायद उनके अलावा किसी और को नहीं हो रहा था। सब तो बस यही महसूस कर रहे थे कि ये कपल कितना ज़्यादा परफेक्ट है, कितना मेस्मराइजिंग है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बना हो। ये सारी बातें उस पूरे हॉल में दबे दबे आवाज़ में कही जा रही थी। कुछ कानों में पहुंच रही थी, कुछ नहीं पहुंच रही थी, पर जिसके कानों में पहुंच रही थी उसका तो खून पूरी तरीके से खौल चुका था। लानवांग जी इस वक्त उस अंधेरे कमरे में खुद के ही जज्बातों के न जाने कितने सारे सैलाबों को संभाल कर बैठा है। इस बात का अंदाज़ा शायद उसे ही था, क्योंकि एक पल की देर है। अगर उसने अपने सारे इमोशंस को आज़ाद कर दिया तो शायद तूफान आना निश्चित है, और ये तूफान अपने साथ साथ उन सबको बहा कर ले जाएगा जिनकी नज़दीकियाँ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कपल जो इस वक्त उसकी आंखों के सामने है और जिसका असर उसके पूरे जिस्म पर हो रहा है। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा पैनी हो चुकी हैं, मुट्ठियाँ इतनी ज़्यादा पिच गई हैं कि जिनकी चोट उसकी हथेलियों पर ज़रूर हो गई होगी। उसके लफ्ज़ खामोश हैं, पर जिस्म काँप रहा है और ठंडा है, ठंडा बिल्कुल उसकी तरह। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? एंड मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको पिछले सारे एपिसोड को रिमाइंड करा सकूँ स्टार्टिंग की वो 5 मिनट की समरी में। और अगर फिर भी किसी को नहीं याद आया हो और सारे इमोशंस को ना फील कर पाया हो तो प्लीज़ एक बार और आप वापस सारे एपिसोड्स को सुन लीजिएगा, और ना सुनो तो कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो जैसा भी लगा हो आपको एपिसोड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है? आखिरकार जैक्सन है कौन जहान के लिए, और जैक्सन की जो प्रेजेंस है वो क्या फ़र्क करेगी जहान और लानवांग जी की ज़िंदगी के अंदर? जो इस वक्त जहान फील कर रहा है वांग जी के साथ, क्या वैसे कुछ जैक्सन के साथ भी वो फील कर चुका है, या फिर कुछ हिस्ट्री अलग ही है? ये देखना तो दिलचस्प होगा कि अब ये जो रिश्तों के धागे उलझ गए हैं, इनकी उलझन इन सब के जीवन पर क्या असर करती है। तो सब कुछ हम देखेंगे हार्ड टू रीच के नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है, आई एम डैम श्योर। चलिए, तो इंतजार करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करना कि मैं जल्दी से जल्दी एपिसोड को लेकर आ सकूँ आप सबके लिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तक बाय बाय। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत लिखा कीजिए कि मैं रूड हूँ, क्योंकि मैं रूड नहीं हूँ गाइस। आई लव यू सो मच, आई लव यू अलॉट ऑल माय फिक्शन एडिक्शन फैमिली। और आपकी ऑथर थोड़ी सी बिजी रहती है, और मैं Q&A में डेफिनेटली बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि पुराने को छोड़ देती हूँ, नया शुरू कर देती हूँ। ओके, चलिए, तो इसे Q&A के लिए छोड़ते हैं यंग मास्टर एपिसोड में। सच में बहुत ज़्यादा मत जाना चाहो तो हमेशा